हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आइस दरबार। डिस्कशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज 28 अगस्त है और अगर आपको मालूम नहीं है तो आपको बता दें कि अब जो डिस्कशन है वो उसमें बहुत ज़्यादा प्रीलिम्स ओरिएंटेड कर दिया गया है। तो आप लोग प्लीज़ इस डिस्कशन को ज़रूर देखिए। अगर इस बार एग्ज़ाम दे रहे हैं तब भी और अगली बार एग्ज़ाम देना है तब भी। तो आपके लिए जो हम लोग फैक्ट्स डिस्कस कर रहे हैं, सारे न्यूज़पेपर के जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, तो वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है। उसको आप लोग नोट्स बना सकते हैं, उससे कुछ फैक्ट्स आप अपने आंसर राइटिंग में यूज़ कर सकते हैं। तो पूरे डिस्कशन को बहुत ध्यान से देखना है, सुनना है, समझना है और अंत में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिया जा रहा है उसको ज़रूर सॉल्व करना है दोस्तों। और अभी तक अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। एज़ आई टोल्ड यू कि हम लोग लगातार अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं और आगे चल कर के और अच्छा करेंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं कोटेशन से। और आज का कोटेशन है, नॉन कोऑपरेशन विद एविल इज एज मच अ ड्यूटी एज इज कोऑपरेशन विद गुड। समझ में आ गया होगा। मार्टिन लूथर किंग का ये कोटेशन है, ये स्टेटमेंट है कि जिस तरीके से हम अच्छाई का साथ देने की बात करते हैं, उसके सहयोग में उतरते हैं, उससे भी बड़ा कर्तव्य ये है कि हम बुराई का साथ ना दें। यानी कि बुराई के साथ असहयोग भी उतना ही बड़ा कर्तव्य है जितना कि अच्छाई का सहयोग करना है। तो वही यहाँ पर कहा गया है, उसको आप यूज़ कर सकते हैं अपने, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, कैसे राइटिंग में, एथिक्स पेपर, जीएस पेपर 4 में। इसके अलावा आप इसको यूज़ कर सकते हैं अपने ऑप्शनल के सब्जेक्ट्स में, जहाँ पर आपको लगता है कि ये सटीक बैठ रहा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है कि ऐसे जो कोटेशंस होते हैं, ऐसे स्टेटमेंट होते हैं, उसको आप अपने डेली लाइफ में ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं और बताते हैं कि आज क्या क्या डिस्कशन में है। तो रोज़ की तरह हम लोग आर्टिकल को डिस्कस करेंगे, साथ में इम्पॉर्टेंट प्रिलिमिनरी के न्यूज़ को डिस्कस करेंगे। और आज जो आंसर राइटिंग का क्वेश्चन है वो डिस्कशन में नहीं बल्कि आईएएस दरबार का जो आंसर रिव्यू ग्रुप है वहाँ पर मिलेगा आपको। ओके, तो आप लोग वहाँ पर जिसने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है वो प्लीज़ ज्वाइन कर लेंगे। नाम आपको फिर से बता दूँ, आईएएस दरबार आंसर रिव्यू, आईएएस दरबार आंसर रिव्यू जो ग्रुप है उसमें जा कर के आप लोग पार्टिसिपेट कीजिए। वहाँ पर आंसर लिख करके पीडीएफ अपलोड करना ज़रूरी है दोस्तों। अगर आपको लगता है कि आपके आंसर में कमी है या आपको परेशानी है आंसर लिखने में, तो प्लीज़ हार ना माना कीजिए। आप लगातार आंसर्स वगैरह लिखते रहेंगे, वहाँ पर अपलोड करते रहेंगे, तो बाकी जो स्टूडेंट्स हैं वो भी उसको देख करके प्रेरित होते हैं और आंसर वगैरह लिखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं और बैकग्राउंडर का पॉइंट देख लेते हैं। देखिए आज बहुत अच्छे अच्छे न्यूज़ आए हुए हैं न्यूज़पेपर में। कल तो ज़्यादा रिच न्यूज़ नहीं था लेकिन आज बहुत रिच न्यूज़ है, जिसमें कि एक लैंड बैंक पोर्टल खोला गया है। तो ये पोर्टल किसने ओपन किया है, किसके लिए है, ये आपको पता होना चाहिए। अंडमान निकोबार के ट्राइब्स अक्सर न्यूज़ में रहते हैं, अभी न्यूज़ में वो क्यों आए हैं, कौन कौन से ट्राइब न्यूज़ में और सबसे ज़्यादा न्यूज़ में कौन सी ट्राइब है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। SC ST का फिर से क्या जजमेंट है या क्या अभी स्टेटमेंट आया है SC ST पर रिजर्वेशन को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का, राइट। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा बनने वाला है और इस पर अभी अभी बहुत चर्चाएं होंगी। लेकिन यहाँ पे हम न्यूज़ है और बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, उसकी हम बात करेंगे। साथ में कुछ अच्छे अच्छे फैक्ट्स उससे जुड़े हुए होंगे, जो आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट होंगे, विल डिस्कस दैट ऑल्सो। यूनिसेफ की एक रिपोर्ट आई है एजुकेशन को लेकर के, अगर आपको मालूम है तो अच्छी बात है, नहीं मालूम है तो ज़रूर जानिए। न्यूज़ में आज बताएंगे कि क्या रिपोर्ट है, क्या कहा है यूनिसेफ ने। एंड रोहतांग टनल के बारे में हम लोग कुछ बेसिक फैक्ट्स को जानेंगे, क्योंकि रोहतांग टनल का इनाग्रेशन होने वाला है। तो ये टनल कहाँ पर है, कितना लंबा है, वर्ल्ड में इसका क्या स्टेटस होगा, क्या नाम इसका रखा गया है, तो ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले प्रिलिमिनरी एग्जाम्स एज वेल एज मेंस एग्जाम एंड इंटरव्यू के लिए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन को। और हमारा आज का पहला न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो हम देखेंगे, which is top court says state can make categories in SC ST for deprived। ध्यान दीजिएगा, आपको एक इशू मालूम होगा सब कैटेगराइजेशन का। ओबीसी में सब कैटेगराइजेशन किया जाता है और ये किया जा सकता है, इसके लिए कमेटी बनाई गई थी अगर आपको याद हो। तो उस कमेटी का नाम कमेंट में बताएंगे आप लोग कि ओबीसी जो कास्ट डिवीज़न है उसमें भी सब कैटेगराइजेशन कर दिया जाए, इसके लिए जो कमेटी बनाई गई थी उसका नाम क्या था। ओके, नाउ अभी न्यूज़ पर आते हैं। न्यूज़ में 5 जज की एक बेंच बैठी थी सुप्रीम कोर्ट में और उसकी जो अध्यक्षता कर रहे थे वो जस्टिस अरुण मिश्रा जी थे। तो ये जो 5 जज की एक बेंच है, इन्होंने ये कहा अपने वर्डिक्ट में, ये कहा
कि जो SC STs हैं या फिर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं, जिसको आप SEBC बोलते हैं, इनके लिए इनको भी सब कैटेगराइज किया जा सकता है। तो ये किस आधार पर सब कैटेगराइज किया जा सकता है, या फिर इस पे सुप्रीम कोर्ट को क्यों कहना पड़ा? क्या पहले सब कैटेगराइज नहीं किया जा सकता था? तो याद रखिएगा, पहले सब कैटेगराइजेशन नहीं हो सकता था, क्योंकि इसके लिए एक बहुत ही फेमस केस है। उसका नाम है EV चिनैया वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, तो जो 2004 में आता है। यहाँ पर ये जजमेंट दिया गया और उसमें क्लियर कर दिया गया। याद होगा आपको, मंडल कमीशन की जब हम बात करते हैं 1992 में, तो वहाँ पर भी सेम चीज़ कही गई थी कि सब कैटेगराइजेशन नहीं हो सकता OBC का, क्योंकि वो मंडल कमीशन जो था वो OBC बैकवर्ड क्लास के लिए बनाया गया था। और उसी के आधार पर 2004 में ये जजमेंट दिया था, जो चिनैया वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश के केस में, कि SC ST जो कम्युनिटी है उसके आधार पर यहाँ पर कोई भी सब कैटेगराइजेशन नहीं किया जाएगा। तो इसी रूलिंग को अभी तक फॉलो किया जा रहा था, और एक केस उठता है हरियाणा और पंजाब में, जहाँ पर ये कोशिश की गई कि शेड्यूल कास्ट में भी, या जो सोशली और बैकवर्ड क्लास हैं, SEBC हैं, उसमें ये किया गया कि जो कैटेगरी है कोटा के अंदर सब कोटा क्रिएट करने की कोशिश की गई। अगर 20% वहाँ पर SC का कोटा है, तो 20% में भी 50% उसमें सब कैटेगराइजेशन करके वहाँ पर कोटा देने की गई, जिसको फिर चैलेंज किया गया और हाई कोर्ट ने इसी केस के आधार पर उसको रिजेक्ट कर दिया कि आप सब कैटेगराइजेशन नहीं कर सकते। लेकिन अभी जब फिर से ये केस उठ करके आया है, तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर अपने द्वारा दिए हुए जजमेंट को यहाँ पे फिर से डिसअग्री किया है। ध्यान दीजिएगा, अपने ही जजमेंट को जो पहले दिया गया था उसको उस पर डिसएग्री किया है, क्योंकि उस समय भी जो बेंच थी वो 5 जज की बेंच थी। और आपको बता दें कि जब भी कोई ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल जजमेंट आता है, कोई बदलाव किया जाता है, तो वो जो जजमेंट पहले का है उससे लार्जर बेंच होनी चाहिए, अगर प्रीवियस जजमेंट को बदलना है तो इसी के लिए यहाँ पे डिसएग्री किया है अभी जो प्रेजेंट बेंच बैठी थी उसमें। और ये यहाँ पे अप्रोच किया गया है CJI से कि आप 7 जज की एक बेंच बनाइए और उसमें इस चीज़ को क्लियर कीजिए कि ये जो रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाता है, क्योंकि पहले क्या आधार था, पहले ये माना जाता है कि ये आर्टिकल आपका 341 में या 42 में भी मेंशन्ड है कि जो SC ST कम्युनिटी हैं दैट आर होमोजीनियस कम्युनिटी, ऐसा माना जाता है कि उसमें पूरी जो कम्युनिटी है वो ओवरऑल कम्युनिटी सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड है, जबकि अब ऐसा नहीं है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया कि अगर हम शेड्यूल ट्राइब्स की बात करें, शेड्यूल कास्ट की बात करें, या बैकवर्ड क्लासेस की बात करें, तो यहाँ पे अब भी होमोजीनियस अब नहीं है, और इसमें बहुत ज़्यादा इनइक्वलिटी आ चुकी है। और अगर यहाँ पे हम सेम प्रोसेस को फॉलो करते हैं, लाइक आप इसी आधार पर आप ये मान लेते हैं कि होमोजीनियस कम्युनिटी है और उसी के आधार पर हर किसी को एक जैसा ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, इनइक्वलिटी हो जाएगी। बिकॉज जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या इंश्योर करता है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल आपका 14 है, आर्टिकल 15 है, उसमें क्या कहा गया है कि आप इवन अगर आप 14 की बात करें आर्टिकल, तो वहाँ पर भी ये कहा गया है कि अनईक्वल्स को इक्वल ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। यानी कि अगर किसी के सर्कमस्टेंसेस उस तरीके के नहीं हैं, अगर किसी के सर्कमस्टेंसेस उनके अगेंस्ट में है, या उनका वो सोशली चैलेंज है, एजुकेशनली चैलेंज्ड हैं, तो आप उनको सेम ट्रीटमेंट नहीं दे सकते जो लोग की सोशली अपग्रेडेड कंडीशन में हैं। तो अगर ये सेम चीज़ हो रहा है, मान लीजिए अगर SC कम्युनिटी ही है और उसमें मान लीजिए 100 लोग हैं, और 100 लोग में अगर 50 लोग जो अभी सोशली और एजुकेशनल बैकवर्डनेस से बाहर हैं, उनके पास गवर्नमेंट जॉब है, सरकारी नौकरी है, अगर आप वहाँ पे, वैसे तो क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट होता नहीं है, लेकिन अगर आप देखना चाहें तो मान लीजिए वो भी क्रीमी लेयर जो एक फिक्स्ड इनकम होता है 8 लाख रुपए का, उससे ऊपर है, तो कहीं न कहीं वो अभी अब सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड नहीं रह गए। लेकिन वहीं जो लोअर स्ट्रेटा के लोग हैं, जो SC ST कम्युनिटीज़ में रूरल एरिया में रह रहे हैं और बहुत ज़्यादा गरीब तबके से आ रहे हैं, और रियल में वो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड हैं, उनको भी सेम ट्रीटमेंट किया जा रहा है। तो ये कहीं न कहीं एक इनइक्वालिटी को इम्पोज़ करने वाली बात होगी, और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अगेंस्ट है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ कहा है। और उसको लेकर के अब इस बदलाव को करने की कोशिश बात की जा रही है। 2014 में भी एक बेंच बनाई गई थी, 3 जज की बेंच थी, और उसमें जो पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का था उसको वहाँ पे क्लियर किया था, किसके आधार पर, EV
चिनैया केस के आधार पर, ठीक है, कि वहाँ पे आप सब कैटेगराइजेशन नहीं कर सकते हैं। एंड सुप्रीम कोर्ट हैड इन मंडल केस, जैसा कि मंडल केस अगर आपको याद होगा तो वहाँ पर भी ये कहा गया था कि नो कॉन्स्टिट्यूशनल बार ऑन स्टेट क्लासिफाई एस ई बी सी एज बैकवर्ड एंड मोर बैकवर्ड। तो आप वहाँ पर कोई बैकवर्ड और मोर बैकवर्ड का जो क्लासिफिकेशन है वो नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब इस चीज़ को सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया। थोड़ा और डिटेल में अगर आपको जानना हो तो आप देखिए यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट का प्रीवियस जजमेंट था ईवी चिनैया वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश केस में 2004 में, वहाँ पर क्या कहा गया था दैट आर्टिकल 341 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ होमोजीनियस ग्रुप फॉर पर्पस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ध्यान दीजिएगा, अभी जो मैंने आपको बताया कि आर्टिकल 341 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो बताता है कि एक होमोजीनियस ग्रुप है एस सी एस टी कैटेगरी, और उसमें आप फर्दर पार्टिसिपेशन नहीं कर सकते हैं। एंड वेदर द शेड्यूल कास्ट कैन फर्दर बी सब डिवाइडेड सो दैट द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन कैन रीच टू द आउटरीच। एंड इस केस को डील कर रहा था कि क्या इसमें सब डिवीजन किया जा सकता है। लेकिन जो मेन पार्ट कोर्ट का आता है उसमें कहा गया कि व्हेन द ग्रुप आर बी नोटिफाइड बाय द प्रेसिडेंट इन द लिस्ट अंडर द आर्टिकल 341 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन the same take or shape of the homogeneous class and thus there cannot further classify the classes। तो फर्दर क्लासिफिकेशन या होमोजीनियस क्लास को अगर है तो आप इसको और सब डिवाइड नहीं कर सकते हैं, ये क्लियर कट नोटिफाई किया हुआ है। तो ये आपका प्रीवियस जजमेंट था जिस पर डिसअग्री हुए हैं अभी सुप्रीम कोर्ट के 5 जज के बेंच। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये भी, और चूँकि अंडमान या कोई भी ट्राइबल ग्रुप जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है हर एक पर्सपेक्टिव से, खास करके उनको प्रोटेक्ट करने के पर्सपेक्टिव से। तो आपको एक कॉन्सेप्ट पता होगा पीवीटीजी का फुल फॉर्म है पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। तो इसका मतलब ये होता है ये जो पीवीटीजी के अंतर्गत जो आते हैं ट्राइबल ग्रुप का मतलब होता है कि उनकी संख्या बहुत कम रह गई है, मतलब वो पर्टिकुलरली वल्नरेबल है। उस पूरे ट्राइबल ग्रुप में जो पर्टिकुलर वो ग्रुप है वो काफ़ी ज़्यादा अभी प्रॉब्लम की कंडीशन में, या यूँ कह सकते हैं कि उनके नंबर्स बहुत कम हो रहे हैं, उनको थ्रेट बहुत ज़्यादा हैं और अलग अलग तरीके के थ्रेट हो सकते हैं, तो उनको पीवीटीजी के अंतर्गत रखा जाता है। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ग्रेट अंडमानीज़ की। ग्रेट अंडमानीज़ एक ट्राइब है, ठीक है, अंडमान निकोबार की ट्राइब है। और ये अभी न्यूज़ में इसलिए हैं बिकॉज इनके एक तो टोटल नंबर जो है वो मात्र 59 है। यानी कि आप सोचिए कि पूरी जो आपकी ग्रेट अंडमानीज ट्राइब है उसमें सिर्फ और सिर्फ 59 मेंबर रह गए हैं, और उनमें कोरोना वायरस स्प्रेड हो गया है। 5 लोग ठीक हो चुके हैं लेकिन 4 नए केसेस पाए गए हैं। और ये जो ट्राइबल ग्रुप है एंड ग्रेट अंडमानीज ट्राइबल ग्रुप, ये कहाँ पे रहते हैं? ये स्ट्रेट आइलैंड में रहते हैं, स्ट्रेट आइलैंड। और कुछ लोग पोर्ट ब्लेयर में भी रहते हैं, ठीक है। तो आधा आधा हिस्सा बटा हुआ है, कुछ लोग स्ट्रेट आइलैंड पर रहते हैं, कुछ लोग पोर्ट ब्लेयर में रहते हैं। एंड अंडमानीज ट्राइब, अंडमान के और ट्राइब्स की बात करें तो पीवीटीजी के अंतर्गत आने वाले जो ट्राइबल ग्रुप है वो कौन कौन से हैं? इसमें एक तो ग्रेट अंडमानीज का हमने जिक्र कर लिया, इसके बाद जारवा, शोम्पेन और ओंग, ये भी पीवीटीजी के अंतर्गत आते हैं, याद रखिएगा। और अंडमान निकोबार में जो पाई जाने वाली ट्राइबल ग्रुप्स हैं उनके बारे में आपको याद रखना होगा, बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए। अक्सर वो न्यूज़ में होते हैं और अलग अलग तरीके, अलग अलग रीज़न की वजह से, अभी कोरोना वायरस की वजह से न्यूज़ में आ गए हैं। लेकिन देखिए कितना बड़ा थ्रेट है इनके ऊपर, अगर हम इसको डिटेल में जानना चाहें तो ग्रेट अंडमानीज जो हैं वो पहले ऐसे वल्नरेबल ट्राइब हैं जिनको कि कोरोना वायरस ने हिट किया है, ठीक है। तो इसके पहले वहाँ पे जो पीवीटीजी के अंतर्गत या वल्नरेबल ट्राइब में आने वाले जो अदर ट्राइब हैं उनमें ये वायरस स्प्रेड नहीं हुआ था। तो कितना बड़ा खतरा है कि जिसमें कि मात्र 59 लोग रह रहे हैं, अगर उसमें ये वायरस स्प्रेड होता है तो फिर कितना इस वायरस को लेकर के कितना रेजिस्टेंस बन पाएगा, कितनी इम्यूनिटी है, ये आगे चीज़ें देखने में मिलेंगी। अभी हालांकि 5 लोग ठीक हो चुके हैं बट स्टिल जो डेंजर है वो बना हुआ है। और इसमें 34 लोग, देखिए यहाँ पे हम मतलब नंबर्स में बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल्स की बात करें कि 34 लोग स्ट्रेट आइलैंड पर है और 24 लोग पोर्ट ब्लेयर में हैं। एक और चीज़ याद रखिएगा कि जो लोग जो बाहर के लोग हैं उनको, जो अदर पॉपुलेशन है उनको स्ट्रेट आइलैंड पर जाने का परमिशन नहीं है। लेकिन जो ये अंडमानीज हैं, ग्रेट अंडमानीज हैं, ये जनरल पॉपुलेशन के साथ मिक्सअप हो सकते हैं। और इनमें बहुत ज़्यादा ये 24 लोग जो हैं ये पोर्ट ब्लेयर में इसलिए रहते हैं, तो इनके ऊपर खतरा थोड़ा ज़्यादा पहले से भी था बिकॉज
आपको पता होगा कि अंडमान के सारे ट्राइब्स जो हैं वो यहाँ जनरल पॉपुलेशन के कांटेक्ट में नहीं आते हैं, राइट। तो उनमें से ये ग्रेट अंडमानीज एक ट्राइब है जो जनरल पॉपुलेशन के कांटेक्ट में आते हैं। और देखिए इनका कितना नुकसान हुआ, ये चूंकि जनरल पॉपुलेशन कांटेक्ट में आते हैं, इसकी वजह से ही कहीं ना कहीं इनमें ये वायरस स्प्रेड हुआ है। और हालांकि अब उनका जो देख रेख है वो चल रही है। थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लेते हैं ग्रेट अंडमानीज के बारे में। तो इनमें इनका जो नंबर्स था, अगर आप थोड़ा बैकग्राउंड में जाएं, तो 1850s में 1850 में देखिए कितने नंबर्स में थे। इनकी टोटल जो कुल संख्या थी वो 5000 से लेकर के 8000 के बीच में थी, ठीक है, जो जो ग्रेट अंडमानीज थे। लेकिन वहीं आफ्टर 50 ईयर क्या हुआ, आफ्टर 50 ईयर 1901 में जब पता लगाया गया तो पता चला कि 1901 में वहाँ पर फ्लू और शेफिल्स और ये सारी जो बीमारी होती है, ये भी आप याद रखिएगा अगर पूछ लिया जाए तो उनकी वजह से गोनोरिया भी एक बीमारी है, ये सब बीमारी फैलने की वजह से उनकी जो संख्या है वो एकदम से डाउन हुई। और देखिए 1000 की संख्या से ये 100 में आ गए, 625 नंबर्स में आ गए। 1901 की बात है। फिर उसके बाद दोबारा जब सेंसस हुआ 1931 में, तो मात्र मात्र 90 लोग ही बचे थे, सिर्फ 90 अंडमानी से। मतलब आप देखिए कि कितनी ज़्यादा भारी संख्या में यहाँ पर डेथ रेट्स देखने को मिला है। और अभी जो नंबर्स हैं वो आप जान पा रहे हैं, अभी के नंबर्स भी काफ़ी कम है, 59 लोग हैं। और उनमें अब ये वायरस स्प्रेड हुआ है, कैसे इनको प्रोटेक्ट किया जाएगा इसके लिए काम। अगला न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है रोहतांग टनल के लिए। तो इसके बारे में न्यूज़ आपने पहले तो पढ़ी होगी, बट एक बार फिर से देख लेते हैं बिकॉज इसको इनॉग्रेट किया जाना है। प्रधानमंत्री जी इसको इनॉग्रेट कर रहे हैं अभी हाल ही में। और ये जो टनल है इसके नाम पर रखा गया है, हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है। अटल टनल भी कहा जाता है इसको, रोहतांग टनल को अटल टनल भी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है इस बार प्रीलिम्स में। तो क्योंकि ये इनॉग्रेट होने वाला है और ये प्रोजेक्ट बहुत नया नहीं है, बहुत पुराना प्रोजेक्ट है। 2015 में ही बात थी कि इसको इनॉग्रेट किया जाना था। 2005 में इसको इसका काम जो है वो शुरू हो चुका था जब यूपीए की गवर्नमेंट थी। और अब जाकर के 15 साल के बाद 2020 में ये अटल टनल जो है उसको इनॉग्रेट किया जा रहा है। तो इसकी लंबाई कितनी है ये आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए, टिप पर होना चाहिए, बिकॉज ये वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट हाईवे टनल है। याद रखिए, वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट हाईवे टनल कहाँ पर है, इंडिया में है। और वो अटल टनल है, 9 किलोमीटर का है। इसका जो बनाया जाना था उसको 8.8 किलोमीटर का बनाया जाना था। लेकिन जब ओवरऑल जीपीएस से पता किया गया तो अब ये टोटल 9 किलोमीटर का बन चुका है। और ये कहाँ पर है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट, कि कौन से रेंज को कट करता है। इट इज़ कटिंग थ्रू द पीर पंजाल रेंज। तो क्वेश्चन बन सकता है, पीर पंजाल रेंज को ये कट करते हुए आपको बता दें कि मनाली से लेह की दूरी को बिल्कुल रिड्यूस कर रहा है। 646 किलोमीटर की दूरी मनाली से लेह तक की थी और वहाँ पर जाने में बहुत समय लगता था। मनाली से लाहौल स्पीति वैली में जाने में लोगों को 5 घंटे करीब लग जाते थे। और अब आपको पता होगा कि इस टनल के बनने के बाद सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट उनको लगेंगे। सोचिए कितना बड़ा फ़ायदा वहाँ के लोगों के लिए, हमारी ट्रूप्स के लिए, हर किसी के लिए। ऑल वेदर कनेक्टिविटी इसमें रखी गई है कि ऑल वेदर ये इसका जो कनेक्टिविटी है वो बनी रहेगी, इस तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है। और इसके बाद कई सारे और प्रोजेक्ट्स अभी अपकमिंग हैं जो आने हैं, लेकिन ये जो टनल है बहुत इंपॉर्टेंट है। रिवर ब्रिज ऑन द अप्रोच फ्रॉम द बोथ नॉर्थ एंड साउथ पोर्टल have been completed and are being painted. The snow galleries have been built on the approach from Manali side and all weather connectivity. तो यहाँ पे हर किसी के लिए, वहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के ट्रूप्स के लिए, हर किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये अटल टनल। ये हमने बेसिक फैक्ट्स इसके बारे में जान लिया है, तो इसको आप लोग याद रखें। आगे बढ़ते हैं, अगला इंपॉर्टेंट न्यूज़ क्या है आपके सामने। 500 मिलियन चिल्ड्रन कट ऑफ फ्रॉम रिमोट लर्निंग फाइन्स, यूनिसेफ की रिपोर्ट है। तो अगर आप ये बताएं कि एक तो देखिए एजुकेशन को हर किसी को पहुंचाना है, ये चैलेंज था कि हर बच्चे तक एजुकेशन पहुंचे, एनरोलमेंट बढ़ जाए। इसके लिए सरकार ने बहुत मेहनत की, कोशिश की और नंबर्स को बढ़ाने की कोशिश भी की गई, मिड डे मील अप्रोच वगैरह लाया गया। लेकिन अब हमने क्या देखा कि जैसे एक पेंडेमिक आता है, कोरोना वायरस का पेंडेमिक आता है और इसमें सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करने के लिए कहा जाता है, इसमें लोगों के कांटेक्ट में नहीं आने को कहा जाता है, तो एक
एक अजीब सी सिचुएशन पैदा हो गई। और फिर से बहुत सारे ऐसे देश जो पहले से भी चैलेंजिंग सिचुएशन को फेस कर रहे थे बिकॉज ऑफ दिस एजुकेशन, कि हर किसी को एजुकेशन नहीं मिल पा रहा था, वो फिर से इमर्ज हो गया। क्योंकि अभी क्या हुआ, लोगों ने ऑनलाइन सिस्टम को अडेप्ट किया, स्कूलों ने ऑनलाइन सिस्टम को अडेप्ट किया बच्चों को पढ़ाने के लिए। उसमें 500 मिलियन ऐसे बच्चे रहे जिनको ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाई, क्योंकि उनके पास ना तो ऐसा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट था, ना उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ थी। तो रिमोट लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ का एक्सेस ना होने की वजह से दे आर अनेबल टू गेन द नॉलेज, और उनको यहाँ पे नहीं मिल पाया। इसमें आपके सहारन अफ्रीकन कंट्रीज़, सब सहारन कंट्रीज़ और सेंट्रल एशियन कंट्रीज़, ये सभी इसमें आते हैं। आपके भारत की भी स्थिति कुछ ऐसी ही है। यहाँ पे भी सारे बच्चों के पास ऑब्वियसली मोबाइल फ़ोन्स नहीं हैं। हम शहर की बात नहीं है, बल्कि हम गाँव की बात कर रहे हैं। और गाँव में इंटरनेट की कनेक्टिविटी खैर पहुँचाने की कोशिश तो की जा रही है, लेकिन अभी भी उतने लेवल पर नहीं पहुँचा है। दूसरी चीज़ कि सारे बच्चों के पास ऑब्वियसली मोबाइल की सुविधा नहीं है, या लैपटॉप्स की सुविधा नहीं है कि वो ऑनलाइन एजुकेशन को ले सकें। तो ये चैलेंज आज भारत में भी है, और हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से हमने कोशिश की थी, उसमें हमें एक स्टेप को और आगे लेकर के जाना होगा। ऑनलाइन मोड को भी अडेप्टेबल बनाना पड़ेगा, तो हर एक एंगल से एजुकेशन लोगों तक पहुंच सके, चाहे ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन। ये एक नॉर्मल करिकुलम का पार्ट होना चाहिए, और इसके लिए अब इन्वेस्टमेंट करने की सरकार को ज़रूरत है। तो जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी हम लेकर के आ रहे हैं, इसमें बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, तो उसके साथ साथ जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होगा उस पर भी हमें फोकस करने की ज़रूरत है। आगे बढ़ते हैं, अगला न्यूज़, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा, इंपॉर्टेंट न्यूज़ को हम लोग देख रहे हैं, कुछ छूट नहीं रहा होगा आपका। तो इन न्यूज़ को पढ़ने के बाद जब आप न्यूज़पेपर में जाएंगे तो शायद ही आपको कुछ फैक्ट्स इंपॉर्टेंट मिलें। और तो इसीलिए पूरा डिस्कशन ज़रूर सुना कीजिए आप लोग। अच्छा लगता है तो लाइक भी किया कीजिए, मुझे भी अच्छा लगेगा। खैर, ये न्यूज़ देखते हैं। जीआईएस इनेबल एक नेशनल लैंड बैंक पोर्टल बनाया गया है। किसके द्वारा बनाया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा। ये क्वेश्चन बन सकता है कि नेशनल लैंड बैंक पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा? आपको लगेगा कि इकोनॉमिक अफेयर्स होगी, या फिर आपको अदर साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री लग सकती है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री है, बिकॉज यहाँ पर हम इन्वेस्टमेंट वगैरह की बात कर रहे हैं। तो ये जो पोर्टल बनाया गया है, इस पे कई तरीके की जानकारी दी जाएगी, और ये किसको टारगेट किया गया है इसमें? तो ध्यान दीजिएगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आज भारत की अर्थव्यवस्था के लिए, तो वो कौन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है? वो है इन्वेस्टर। और हम चाह रहे हैं कि इन्वेस्टर्स को हम और अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें। तो जिस तरीके से एक एंटी चाइना पूरा सिस्टम बना है पूरे विश्व में, कहीं ना कहीं ज़्यादातर जगह पर, क्योंकि चाइना का डोमिनेंस बहुत बढ़ रहा है, तो सेंटिमेंट को अब यहाँ पे गवर्नमेंट चाह रही है कि वो भारत के पक्ष में हो। और भारत में पक्ष में वो तभी होगा जब यहाँ पे इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे। अब वो इन्वेस्ट कैसे करेंगे? जब उनके लिए सारी चीज़ें बहुत ही ईज़ हो जाएंगी, बहुत ही आसान हो जाएगी। तो इसके लिए पोर्टल बनाया गया है, जिसमें कि यहाँ पर जो पोटेंशियल प्रोजेक्ट्स होंगे उनकी जानकारी दी जाएगी, लैंड लोकेशंस वगैरह की जानकारी दी जाएगी, और जो इन्वेस्टर्स होंगे वो उसको एक्सेस कर पाएंगे। तो बेसिकली इन्वेस्टर्स को टारगेट करने के लिए इसको लाया गया है। इसमें टैक्स इंसेंटिव उनको कितना मिल रहा है, इसके बाद जो इन्वेस्टर्स हैं उनका लॉजिस्टिक कॉस्ट कितना बैठेगा, उनको रेल एयर कनेक्टिविटी के लिए कॉस्ट टोटल कितनी आएगी, ये सारी जानकारी इस पर दी जाएगी। और इसमें टोटल 31 स्टेट और यूनियन टेरिटरी जितने टोटल मिला करके हैं वो सभी इस पोर्टल पर होंगे। मतलब आप किसी भी जगह की जानकारी आप ले सकते हैं जहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट करना है। और इसके लिए एक इंडस्ट्रियल बेल्ट भी बनाया गया है, ध्यान दीजिएगा। तो इंडस्ट्रियल बेल्ट बनाया गया है किसके लिए? इन्वेस्टर्स के लिए, जो पोटेंशियल प्रोजेक्ट्स वहाँ पर लगा सकते हैं। और उस प्रॉपर जो इंडस्ट्रियल क्लस्टर है, ध्यान दीजिएगा, भारत में टोटल 3,275 इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स बनाए गए हैं, जिसमें कि 1.13 लाख हेक्टेयर्स का लैंड अवेलेबल है इन्वेस्टर्स के लिए, जहाँ पर वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, और अब हम लोग चलते हैं एडिटोरियल पर। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लेबर लेड सप्लाई डिसरप्शन हैज़ स्टॉप्ड बट लो पे मे कीप डिमांड। तो जो कि आपको बहुत सारे फैक्ट्स ऑलरेडी मालूम हैं, हमने कई चीज़ों को डिस्कस किया है, बट एक अलग एंगल है यहाँ पर, तो उसको भी हम लोग देख लेंगे। 30 मिलियन माइग्रेंट वर्कर्स जो हैं वो अपने घर पर वापस आ रहे हैं बिकॉज ऑफ ये पेंडेमिक, और सब कुछ क्लोज हो गया, उनको जॉब नहीं मिल रही थी इस वजह से। नाउ अबाउट 60% ऑफ आउट माइग्रेशन फ्रॉम रूरल इंडिया इज एस्पिरेशन लेड द 2.5 टाइम्स हायर इनकम अर्नड इन अर्बन जॉब। तो अब जब लोग वापस अपने घरों में आए हैं, वो यहाँ से अब
फिर से काम पर कब लौटेंगे, जब उनको कम से कम अच्छा खासा इनकम मिलेगा। तो जब उनका 2.5 टाइम्स हायर इनकम एटलीस्ट मिले, तब वो ये सोचेंगे कि वो यहाँ से अपने रूरल एरिया से फिर से कमाने के लिए वापस जाएं। एंड नाउ द थिंग इज़ कि अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि क्या रूरल एरिया में इनकम बढ़ा है? क्या ये इस बात को हम कन्विंस कर सकते हैं कि रूरल एरिया में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ी हैं और साथ साथ में जो इनकम है वो भी बढ़ा है? तो उसके लिए कुछ यहाँ पर ये बताती हैं कि क्या-क्या चीज़ें हैं जिससे कि हम ये जान सकते हैं कि इनकम बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है। तो देखिए, अभी जो प्रेज़ेंट सिचुएशन है उसमें द कंट्री साइड डिडन्ट फेस द स्ट्रिक्ट लॉकडाउन। बहुत सारी जगह पर अगर आप देखें अर्बन एरिया में भी तो एक स्ट्रिक्ट लॉकडाउन नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो अभी हम रूरल एरिया में बात कर रहे हैं बूम के आने की, वो बिकॉज़ ऑफ द एग्रीकल्चर भी आया है, क्योंकि सिस्टम वहाँ पर अभी सही हो गया है। खरीफ का अच्छा खासा फसल हुआ है और हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, खरीफ से हम अच्छा एक्सपेक्ट कर रहे हैं और रबी की जो फसल है वो अच्छी हुई है। इसके अलावा सरकार के द्वारा भी जो रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम है उसके तहत एलोकेशंस को बढ़ाया गया है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट किया गया है। इसके अलावा कई सारी स्कीम्स, जैसे आपको मालूम है कि 116 डिस्ट्रिक्ट में सरकार ने जो गरीब कल्याण रोजगार योजना है उसके तहत जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करने का फैसला किया है। तो इस तरीके से रूरल एरिया में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट हुई हैं और जो रूरल वेजेस हैं वो भी बढ़े हैं। एंड द सेकंड है कि कंस्ट्रक्शन स्लम्स कुड बी हार्मफुल। तो जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स होते हैं, ज़्यादातर जो माइग्रेंट वर्कर्स होते हैं वो कंस्ट्रक्शन फील्ड में एरियाज़ में काम करते हैं। उसमें अब क्या-क्या चीज़ें आती हैं, रियल एस्टेट आता है, प्रॉपर्टी डेवलपर्स ऑलरेडी किस पे डिपेंडेंट होते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज़ पर डिपेंडेंट होते हैं और एनबीएफसीज़ जो है वो ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहा है। तो अगर वो ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहा है तो क्या वो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट कर पाएँगे? तो वो क्रिएट नहीं कर पाएँगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि रूरल वेजेस मे नॉट राइज़ क्विकली ईदर। एंड थर्ड थिंग इज़ राइज़ डेट लेवल कुड बी a drag and increase borrowing and sustain fall the inflation the real डेटनेस इन द रूरल इंडियंस। तो अभी इन दिनों चीज़ों को चलाने के लिए जो डेट है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है। तो सोइंग द करेंट सीजन हैज़ बिन स्ट्रॉन्ग एंड रिक्वायरिंग मोर हैंड्स ऑन but this may not rise substantially and on the current agriculture season over the implying the aspirational labors। अब अगर हम अर्बन एरिया की बात करते हैं कि अब अर्बन इंडिया में वर्कर्स को लौट रहे हैं या उनको लौटना चाहिए, तो क्यों लौटना चाहिए? एम्प्लॉयमेंट रेट्स जो हैं हैव फॉलन एंड लेबर मार्केट्स हैव ऑलरेडी इम्प्रूव्ड फ्रॉम अप्रैल लो। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो नीचे गया है। इसका मतलब है कि एम्प्लॉयमेंट्स लोगों को मिलनी शुरू हो गई हैं और टारगेट ये है कि 5500 माइग्रेंट्स जो हैं वो रूरल एरिया से महाराष्ट्र में वापस आ रहे हैं, रिटर्न हो रहे हैं। इसमें जो माइग्रेंट स्टेट थे वहाँ से अब महाराष्ट्र की तरफ हर दिन आ रहे हैं, ये डाटा शो कर रहा है। इसका मतलब है कि लोग फिर से अपने काम पर वापस जा रहे हैं। स्पेशल ट्रेन सर्विस वॉज स्टार्टेड टू फेरी लेबरर्स बैक टू देयर रूरल होम हैज़ बीन डिमांडेड ड्राई अप सिंस अर्ली जून। तो एक तरफ तो हमने देखा था कि जो स्पेशल ट्रेन्स वगैरह चलाई गई थी जिससे कि उनके होम टाउन पे लेकर के गए थे जो लेबरर्स हैं, लेकिन अब वो अपनी जगह से वापस अपने वर्क प्लेस पर लौट रहे हैं। ऑल ऑफ दिस सजेस्टेड दैट द सप्लाई साइड डिसरप्शन फ्रॉम रिवर्स माइग्रेशन may not linger long after the current agriculture sowing season is over। तो देखो ये यहाँ पे एक दो तरीके की प्रॉब्लम्स होती हैं इकोनॉमी में। एक तो सप्लाई साइड डिसरप्शन होता है, दूसरा डिमांड साइड। तो सप्लाई साइड डिसरप्शन होने से भी कई बार इन्फ्लेशन बढ़ता है और लोगों तक चीज़ें पहुँच नहीं पाती हैं, तो महंगाई बढ़ती है और प्रॉब्लम्स आती हैं। दूसरा, कई बार जब इनकम नहीं होता है तो डिमांड साइड कंस्ट्रेंट आ जाता है। तो यहाँ पर राइटर ये कह रही हैं कि जब एग्रीकल्चर का ये सोइंग सीज़न ख़त्म हो जाएगा और लोग फिर से अपने जगह पर वापस जाएंगे, तो सप्लाई साइड डिसरप्शंस तो हम कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन व्हाट अबाउट द डिमांड साइड डिसरप्शन? क्योंकि अगर उनके जो रूरल वर्कर्स हैं अगर उनको जॉब प्रोवाइड नहीं की गई या फिर उनको प्रोवाइड करने के बाद एक प्रॉपर वेजेस नहीं दिया गया जो कि वो एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, तो फिर जो डिमांड है वो यहाँ पर कंस्ट्रेंट ही रहेगा। एंड लिए तीन रीज़न बता रहे हैं दैट वी थिंक द वेजेस आउटलुक कुड बी डिमर दैन इन द प्री पेंडेमिक वर्ल्ड एंड वेजेस प्रॉब्लम दैन अ जॉब वन। तो अब वेजेस की जो प्रॉब्लम है, जो अब सैलरीज वगैरह जो पैसे जो तनख्वाह दिए जाते हैं डेली वेजेस पर लोगों को,
माइग्रेंट लेबरर्स को, उनको इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे इसके पहले भी ऐसे इंसिडेंसेस हो चुके हैं। जैसे कि जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था, तो उस समय भी सेम चीज़ें हुई थी कि लोगों को जॉब तो मिल गए थे, लेकिन जॉब उनको लोअर वेजेस पर मिलते थे, क्योंकि अचानक से क्या होता है कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है और फिर सारे लोग जॉब ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं, और ऐसे में क्या, और जो एम्प्लॉयर होते हैं वो निगोशिएट कर पाते हैं और उनको कम वेजेस प्रोवाइड करते हैं। तो ये चीज़ पहले भी देखी गई है डिमोनेटाइजेशन के समय में, इसलिए इस बार अवेयर होने की ज़रूरत है और वो सेम चीज़ रिपीट ना होने पाए। दूसरा है दैट देयर कुड बी अ सेकेंड राउंड विद द पेंडेमिक लेबर मार्केट वीकनेस ड्रिवन बाय द जॉब लॉसेस एंड फॉलिंग वेजेस फर्स्ट राउंड। और अभी क्या हुआ, जैसे रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं या जो इम्पोर्टेंट सर्विस प्रोवाइड करने वाले सेक्टर्स हैं वो अभी बंद हैं बिकॉज ऑफ द पेंडेमिक, और इसकी वजह से जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो कम हो गई, उसकी कमी हो गई, लोगों की जॉब्स चली गई। तो ये दूसरा कंस्ट्रेंट है। तीसरा है दैट बोथ रूरल एंड अर्बन वेजेस आर डिराइव्ड बाय इकोनॉमिक ग्रोथ। तो वेजेस तब बढ़ेंगे जब इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, यानी कि जो एम्प्लॉयर हैं उनके पास भी प्रॉपर अमाउंट उनको मिलना चाहिए, उनका प्रॉफिट बढ़ेगा, तभी जा कर के वो वेजेस को भी बढ़ा पाएंगे। लेकिन अभी अगर हम बैंकिंग सेक्टर की तरफ देखते हैं, तो बैंकिंग सेक्टर जो बैड लोन्स की प्रॉब्लम्स है वो बढ़ रही है। और अगर बैड लोन्स की प्रॉब्लम बढ़ रही है, तो जो स्टार्टअप हैं, जो नई कंपनीज हैं, अगर वो ग्रो करना चाहती हैं, उसके लिए उनको क्रेडिट की ज़रूरत पड़ेगी, तो वहाँ पर उनको कंस्ट्रेंट आ सकती है। तो व्हाट आर द की टेक अवेज, अब क्या आगे किया जा सकता है। तो यहाँ पे जो सप्लाई डिसरप्शन है वो हो सकता है कि ख़त्म हो जाए, बट डिमांड साइड का कंस्ट्रेंट है उसको काउंटर करने की ज़रूरत है। एंड इंडियाज सेविंग्स एंड एम्प्लॉयड वेयर दे आर मोस्ट प्रोडक्टिव एंड रिसर्च इन्वेस्टमेंट कीप टकलिंग अलॉन्ग। तो इंपॉर्टेंट चीज़ें इन्होंने यहाँ पर कही, और सबसे अच्छी बात इन्होंने क्या कही है कि अभी 5R को इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। 5R का मतलब यहाँ पर है रिकॉग्निशन, रीस्ट्रक्चरिंग, रिजोल्यूशन, रिकैपिटलाइजेशन और रिफॉर्म। तो ये एक सही समय है जब हम ये 5R को इम्प्लीमेंट करते हैं, तो ये काफ़ी यूज़फुल हो सकता है हमारे सिस्टम के लिए, बैंकिंग सिस्टम के लिए, और ये आगे चल करके जो अभी कंस्ट्रेंट है इकोनॉमी में उसको भी क्लीन आउट कर सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट पॉलिसी इंटरवेंशन की अभी ज़रूरत है। जो रिस्क है, चाहे वो एनपीए का रिस्क हो, वो माइग्रेंट लेबरर्स को वेजेस प्रोवाइड करने का रिस्क हो, तो उसमें अगर हम सही पॉलिसी इंटरवेंशन करते हैं तो उससे जो डिमांड है उसको फिर से उठाया जा सकता है। ओके, तो अब हम लोग क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। जो कल मैंने आपको क्वेश्चन दिया था, कुछ लोगों ने उसका आंसर किया है, बाकी लोग आज आंसर करेंगे। तो उसका हम लोग पहले आंसर देख लेते हैं। 68 नंबर से क्वेश्चन आपको दिया गया था। तो क्वेश्चन है, आईईए से जुड़ा हुआ, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी से जुड़ा हुआ, हैज़ रिलीज इट्स ग्लोबल एनर्जी रिव्यू 2020। और यहाँ पर दो स्टेटमेंट हैं इसी से जुड़े हुए कि ग्लोबल एनर्जी डिमांड जो है वो नीचे आ रहा है, फॉल 6% इन 2020, एंड दिस विल बी द steepest decline in percentage terms in 70 years। तो अब अगर आपको, मान लीजिए आपको आंसर नहीं पता और आपको गेस करना है, तो आप कैसे कर सकते हैं। 2020 में ही अभी हम देख रहे हैं कि ये कोरोना वायरस का पेंडेमिक है, और इसकी वजह से सारी इंडस्ट्रीज़ वगैरह बंद रहीं, तो एक यहाँ पर हम ये लॉजिक लगा सकते हैं कि एनर्जी डिमांड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। और दूसरा वाला उसी को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, क्योंकि एनर्जी डिमांड इतनी कम तो इतने सालों में पहली बार ही हुई होगी, तो इस वजह से दोनों स्टेटमेंट पर सही होने चाहिए। और ये रिपोर्ट है आईईए का, ग्लोबल एनर्जी रिव्यू रिपोर्ट है 2020 का, ये याद रखिएगा। ये फैक्ट हो सकता है कि ये कौन रिव्यू निकालता है, तो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी इसको रिलीज करती है, और इसके बारे में बाकी फैक्ट्स हैं, ये देख सकते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन में इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी से ही जुड़ा हुआ है कि ये कौन कौन से रिपोर्ट को रिलीज़ करती है। तो एक रिपोर्ट आपने भी ऊपर देख लिया, इसके अलावा ग्लोबल एनर्जी CO2 स्टेटस रिपोर्ट, वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक, एनर्जी टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव्स, एनर्जी फॉर ऑल। तो इसमें क्या क्या होना चाहिए, यहाँ पे अगर आप ऑप्शन पे जाते हैं तो 1 2 3 और 1 2 3 4, इसमें आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। 4 जो है वो एनर्जी फॉर ऑल है। अगर आपको गलती से भी ये पता हो कि एनर्जी फॉर ऑल कौन रिलीज़ करता है, तो यहाँ पे आप गेस कर सकते हैं। या फिर अगर आपको आईईए का भी पता है कि जो इंटरनेशनल एनर्जी रिपोर्ट है वो कौन कौन से रिपोर्ट्स को निकालती है, तो आप इसको गेस कर सकते हैं। इसका आंसर है सी। सी में यहाँ पे जो चौथा वाला है एनर्जी फॉर ऑल, वो निकाला जाता है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के द्वारा। ओके, आगे बढ़ते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन है, बीईई ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशिएंसी से क्वेश्चन है, इसके बारे में स्टेटमेंट यहाँ पर गिवन है।
दो स्टेटमेंट है, तो बी ए में पहला स्टेटमेंट है कि इंडिया हैज़ रिड्यूस द एनर्जी इंटेंसिटी बाय 20% कंपेयर टू 2005 लेवल। 2005 के लेवल आपने कहीं पढ़ा है कभी न्यूज़ में? अगर आपको ये मालूम है कि 2005 का लेवल हमने और भी जगह पर देखा है, ये लेवल फिक्स किया गया है क्योंकि हम क्लाइमेट चेंज को लेकर के बहुत ज़्यादा अवेयर हैं, तो भी आप यहाँ से गेस कर सकते हैं कि 2005 का लेवल रखा गया होगा। और उसके बाद दूसरा है उजाला प्रोग्राम हैज़ हेल्प्ड इन इंक्रीजिंग एनर्जी इफ़िशियंसी। तो उजाला प्रोग्राम किस चीज़ से संबंधित है ये पता आपको, अगर आपको याद होगा तो ये एलईडी से संबंधित, और यहाँ पर हम एनर्जी इफ़िशियंसी की बात कर रहे हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है वो कॉम्प्लीमेंट करा, इस हिसाब से इसका आंसर ही होना चाहिए। दोनों स्टेटमेंट यहाँ तो सही के। नेक्स्ट क्वेश्चन था 71 नंबर, ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। ये कौन कौन ये जो इंडेक्स है वो कौन रिलीज़ करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड बैंक, आईईए और आईपीसी। देखिए इसमें आपको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो डब्ल्यू, इसके आपको सारे रिपोर्ट्स को अच्छे से याद कर लें बिकॉज इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं। और इसका भी आंसर ए ही है। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स जो है वो डब्ल्यू के द्वारा ही रिलीज़ किया। और आज का क्वेश्चन है यहाँ पे 72 से लेकर के 77 नंबर। ठीक है, इसका आंसर आप लोग कीजिएगा। आज लेते हैं ही। थैंक यू सो मच, कीप स्टडिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें अभी तक नहीं किया है तो। कैसा लगा डिस्कशन ज़रूर बताइएगा। थैंक